नमस्कार। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के यूट्यूब चैनल में मैं निमिषा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अचानक जब किसी को दौरा पड़ता है तो डर सिर्फ मरीज को नहीं होता, बल्कि डर वहाँ पे मौजूद आसपास के लोग भी जाते हैं। तो आज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे के अवसर पर हम बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में, जिसे हम हिंदी में मिर्गी भी कहते हैं। तो क्या मिर्गी एक बीमारी है? तो इससे जुड़े हुए सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर पीके मौर्य, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, आरएमएल इंस्टीट्यूट, प्रोफेसर दिनकर, डॉक्टर दिनकर कुलश्रेष्ठ, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, नमस्कार। आरएमएल इंस्टीट्यूट। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है सर, वो मौर्य सर आपसे है कि सरल भाषा में क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि मिर्गी क्या होती है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो मिर्गी के बारे में, जिसको हम लोग आमतौर पर अंग्रेजी भाषा में एपिलेप्सी कहते हैं, तो कई तरह की टर्मिनोलॉजी जिसका नाम है, कभी सीजर कहते हैं, कभी एपिलेप्सी कहते हैं, कभी फिट कहते हैं, कभी कन्वल्जन कहते हैं। तो कई सारी चीज़ों से इसको पुकारा जाता है। अगर हम देखें तो सीजर मतलब किसी को अगर दौरा पड़ जाता है तो हम कॉमनली कहते हैं कि पेशेंट मरीज को सीजर आ रहा है। लेकिन जो फिट कहते हैं, फिट भी कहते हैं कुछ लोग, फिट है एक तरह का लेमैन टर्म है जिसको यूजुअली कहते हैं इनको फिट आ गया है। एक दूसरी कंडीशन होती है जिसको कन्वल्जन कहते हैं। कई बार थोड़े से मेडिकल नॉलेज जो जानते हैं मेडिकल, तो जो मोटर पार्ट होता है, एक्चुअली मिर्गी में कई तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें दौरे पड़ते हैं तो मरीज काफ़ी देरी से उसका शरीर हिलता है। तो जो मोटर का पार्ट होता है जिसमें हिलता है शरीर, उसको कन्वल्जन कहते हैं हम लोग। और एपिलेप्सी ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग, अगर किसी व्यक्ति को एक बार अगर दौरा आ जाता है, बेहोश हो जाता है, दौरा आ जाता है, उसको हम लोग एपिलेप्सी नहीं कहते हैं। एपिलेप्सी तब कहते हैं जब मरीज को एक से अधिक बार दौरा आता हो बिना किसी प्रवोक्ड कारण के, किसी और को सामने कोई सीधी सीधी वजह नहीं दिख रही है, पुरानी कोई वजह है जिसके वजह से मरीज को बार बार दौरा आता है, तो उस कंडीशन को हम लोग एपिलेप्सी कहते हैं। आमतौर पे दिमाग में हमारी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन में हमारा, जिसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है बहुत ही सिंक्रोनाइज वे में होती है। जब सडनली दिमाग में कुछ न्यूरॉन्स में जो कोशिकाएं होती है, इसमें बिजली का बहुत ज़्यादा तरंगे पैदा हो जाती हैं, जिसके वजह से जो होता है अनियंत्रित हो जाती है। इसके वजह से मरीज को तीन चार तरह के लक्षण आते हैं। जैसे उसको मोटर सिम्टम्स होते हैं, शरीर में हाथ पैर हिल सकता है, सेंसरी फेनामिना हो सकता है जिससे मरीज को अचानक बॉडी में एक तरफ झंझनाहट लग सकती है, जितने भी सेंस आर्गन्स है उसमें कोई दिक्कत आ सकती है। कुछ उसके साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन होते हैं, मरीज को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उस दौरान। और कई बार ऑटोनॉमिक फीचर्स होते हैं। तो चार तरह के फीचर्स, सेंसरी, मोटर, ऑटोनॉमिक और साइकिक फीचर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ में एपिलेप्सी के मरीज को या सीजर के मरीज को दौरे के लक्षण दिखाई देते हैं, इसको एपिलेप्सी कहते हैं। ओके सर। सर मेरा अगला प्रश्न आपसे है डॉक्टर दिनकर, कि इसके कारण क्या होते हैं? मिर्गी आने के जो कारण है वो क्या हो सकते हैं सर? जी नमस्कार जी। मुख्य कारण। सभी को नमस्कार। आज हम इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे पे इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये सवाल जवाब का दौर कर रहे हैं। और ये सवाल कि मिर्गी क्यों होता है, ये हमसे आमतौर पे ओपीडी में भी बहुत सारे मरीज़ पूछते हैं कि हमें दौरा क्यों आया है। तो आजकल के आधुनिक जग में जब बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हमारे पास हैं, उसके बाद भी एमआरआई ब्रेन और ईईजी, जिसमें ब्रेन में उठती तरंगों को हम लोग कंप्यूटर के ज़रिए देखते हैं, उसके बावजूद भी, इन जांचों के बावजूद भी 50 से 60% मरीजों में ही इसका कारण पता चलता है। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एपिलेप्सी या मिर्गी के कारण बच्चों में अलग होते हैं, एडल्टहुड में अलग होते हैं और बुज़ुर्गों में अलग होते हैं। तो बच्चों में आमतौर पे इसका कारण होता है जन्म के वक्त, या जब बच्चा माँ की कोख में होता है उस टाइम पे माँ को जो दिक्कतें आती हैं, जैसे एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाए, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जिसमें जब बच्चा माँ की कोख में होता है तो कोई एबनॉर्मेलिटी या कोई दिक्कत आए, या जन्म के दौरान कुछ ऐसा हो जाए, बर्थ के दौरान, कि बच्चे के ब्रेन में कुछ समय के लिए रक्तचाप या ब्लड की या ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो ब्रेन में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं जिस वजह से सीजर्स आ सकते हैं। उसके बाद बच्चों में इसका सबसे एक और ज़रूरी कारण या इम्पॉर्टेंट कारण होता है अनुवांशिक। तो कई मिर्गी, बहुत कम हैं ऐसी, 10% मिर्गी होंगी जो अनुवांशिक होती हैं, जो जेनेटिक्स या फैमिलीज़ में चलती हैं। पर इस सब की हम लोगों को पहले से हिस्ट्री मिल जाती है। एडल्ट्स में या
20 से लेके 60 साल तक के एज ग्रुप में इसके अलग अलग कारण होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन कारण आजकल के टाइम में है ब्रेन के इन्फेक्शंस। तो हम लोग ये सुनते आए हैं कि एक तरह का अनकुक्ड पोर्क जो होता है, जिसमें हम अच्छे से पकाया हुआ ना पकाया हुआ जो मीट होता है उसको खाने से, जो सब्जियां होती हैं खास करके पत्ता गोभी या हरी सब्जियां जो ज़मीन में उगती हैं और जिसमें इन कीड़ों के कीटाणु या अंडे रहते हैं, कई बार वो जाके ब्रेन में चले जाते हैं और उसके रिएक्शन से मिर्गी का दौरा आता है। कई खामियां जो हम लोगों में रहती हैं, जैसे खूब सारा शराब पीना और तरीके के नशे करना, ये सब भी मिर्गी के कारण बनते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम लोगों को बाकी बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर हो जाना, शुगर हो जाना, जो एक रिस्क बढ़ाते हैं मिर्गी के दौरे आने का। और इसी के साथ संबंधित चीज़ें होती हैं, जैसे कोई चोट लगी हो, जिसका कोई घाव रह गया हो ब्रेन में, ये भी कुछ समय के बाद एपिलेप्सी का एक जोन बन जाता है, एक मिर्गी का एक एरिया बन जाता है जहाँ से दौरे उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा ओल्ड एज में रक्तचाप बढ़ने की वजह से फालिस हो जाना, फालिस के रहते भी मिर्गी होने की संभावना होती है। और ज़्यादा एज ग्रुप में 60, 70, 80 के एज ग्रुप में कई बार ऐसा होता है कि ब्रेन में कोई ट्यूमर, कोई गांठ उत्पन्न हो गई, या किसी और कारणवश, जैसे बुजुर्ग खाना कम कर देते हैं तो एकदम से शुगर कम हो गई, नमक कम हो गया, तो ये सब कारण होते हैं एपिलेप्सी या मिर्गी के। तो हर एज ग्रुप के कारण अलग अलग होते हैं और जांचों के जरिए इन कारणों का पता लगाया जा सकता है। सही कहा आपने। और आपने जब वो पत्ते गोभी वाली बात कही सर, तो एकदम से हमें भी लगा कि हाँ, हम लोग भी, कई लोग हैं हमारे घर में जो पत्ता गोभी नहीं खाते, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि उसमें कीड़ा होता है जो दिमाग में चला जाता है। मेरा सर डॉक्टर मौर्य आपसे क्वेश्चन है कि जैसे ये जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स आते हैं, मिर्गी के जो पेशेंट्स आते हैं सर, तो उनका डायग्नोसिस हम किस प्रकार से करते हैं सर? क्या इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हाँ ये मिर्गी है सर? एपिलेप्सी या मिर्गी के मरीज की डायग्नोसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि पेशेंट के साथ में जो लोग भी आए होते हैं उनकी हिस्ट्री होती है। उसके बाद हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर आता है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन के कई तरह के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। तो सबसे पहले कि अगर मरीज के साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आई विटनेस। अगर कोई जिस समय मरीज को दौरा आया हो, बेहोश हुआ हो, उस समय अगर कोई उसके बगल में खड़ा है जिसने पूरी घटना को देखा हो, अगर वो ठीक से वर्णन कर देता तो हमें काफ़ी मदद मिलती है कि मरीज को किस तरह का दौरा आया है, कितने देर तक रहा है, उसको क्या क्या परेशानियां हुई हैं, उसके बाद में उसको जबान कट गई है, कपड़े में पेशाब हो गया है, कहीं और चोट लग गई है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हैं जो चश्मदीद गवाह जिसको कहते हैं हम लोग आई विटनेस, उसके द्वारा होता है। उसके द्वारा डिसीजन मिलने के बाद में फिर हम लोग, अगर वो मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद में फिर हम लोग मरीज का, जिसको न्यूरो इमेजिंग कहते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं। सीटी स्कैन में अगर कुछ चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर कोई चीज़ संदेहात्मक निकलती है तो फिर हम लोग एमआरआई की तरफ जाते हैं। एमआरआई कराने के बाद में ज़्यादातर लोगों में कारण समझ में आ जाते हैं, कुछ लोगों में उसके बावजूद भी कारण नहीं समझ में आते हैं। तो उसके अलावा हम लोग स्पेक्ट और पेट स्कैन होता है, हायर लेवल की जांचें होती है, वो कराते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दौरा आने के आसपास में हम लोग एक इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी कहते हैं, जिसको ईईजी कहते हैं। इसकी ईईजी की जांच होती है। दिमाग में कई जगह पर तार लगा करके ये देखा जाता है कि दिमाग में जो विद्युत तरंगे जो होती हैं, जो अनियंत्रित हो गई थी, अगर उसका कई बार कुछ हिस्सा जो है कुछ देर तक दिमाग में चलता रहता है, हालांकि मरीज को उस दौरान दौरा नहीं आता है, लेकिन दिमाग में तरंगे चलती रहती हैं, वो ईईजी करने के बाद में पकड़ में आती है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे जैसे झटका आने के बाद में समय बीतिया जाता है, उसमें फिर ईईजी में कोई चीज़ पकड़ आने की संभावना, पकड़ने की संभावना जो होती है धीरे धीरे कम होती जाती है। तो दौरा आने के आसपास में अगर ईईजी हो जाता है, या कई बार मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है, उस समय अगर कुछ हो जाता है और तुरंत ईईजी हो जाता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ईईजी, सीटी स्कैन, एमआरआई और बाकी चीज़ें जो होती है हायर लेवल का डिपेंडिंग अपॉन की कितनी डिफिकल्टी है डायग्नोसिस की, इसके द्वारा होता है। कुछ लोगों में ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जैसे डॉक्टर ने बताया कि शुगर कम हो गया है, नमक की कमी, सोडियम की कमी हो गई है, कभी कैल्शियम की कमी हो गई है, कैल्शियम की अधिकता हो गई है। तो इस तरह के बहुत सारे मेटाबॉलिक पैरामीटर्स होते हैं। इन्फेक्शन से रिलेटेड चीज़ें होती है। अगर मरीज को कोई इन्फेक्शन है, उसके लिए हम रीढ़ की पानी की जांच करते हैं, इसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस कहते हैं। तो जिस तरह के लक्षण होते हैं उसके आधार पर हम लोग एक फार्मुलेशन करते हैं हाइपोथेसिस की, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसके बेसिस पे कई तरह की जांचें होती हैं जो हम लोग बारी बारी से कराते हैं जब तक कि हमारी डायग्नोसिस सेटल नहीं हो जाती हैं। तो ये सारी मॉडलिटीज़ हैं डायग्नोसिस बनाने की। एक सर सवाल जो मेरे जहन में आया वो ये है कि जैसे आपने बोला कि दौरा पड़ते ही उनका ईसीजी और ईईजी हो जाए जितनी जल्दी, तो वो कितने घंटे होने चाहिए लगभग? किसी को दौरा पड़ा है तो उसके 15 मिनट
20 मिनट 1 घंटा, जिससे कि उसका डायग्नोसिस, उसका जो रिजल्ट है, रिपोर्ट है, वो प्रॉपर अच्छे से आ सके और हम उसके डायग्नोसिस में मदद कर सकें? वो कितना टाइम होगा सर? इतना जल्दी पॉसिबल तो नहीं होता, क्योंकि ये फैसिलिटीज़ होती हैं किसी बड़े अस्पताल में ही संभव होती हैं। तो मरीज आमतौर पर जब झटका आता है तो सारे लोग परेशान होते हैं, फिर उसको कहीं नज़दीक के अस्पताल में ले जाते हैं जिसका उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल जाता है। फिर वो लोग रिफ़र करते हैं कि अब आप जा करके आगे किसी और बड़े अस्पताल में दिखा लीजिए। पहले तो उनका प्राइमरी ध्येय होता है कि किसी तरह से मरीज की कंडीशन को स्टेबल किया जाए, उसके बाद भेजते हैं। तो अगर 24 घंटे के अंदर मरीज हॉस्पिटल में आ जाता है, और कई बार हॉस्पिटल में भी भीड़ इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि पहले से लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जा चुका होता है, फिर भी बीच में हम लोग टाइम उसको देने की कोशिश करते हैं। जितना जल्दी से जल्दी हो जाता है तो बीमारी को पकड़ने की संभावना बढ़ जाती है। समय बीतने के साथ में थोड़ी सी उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आने की संभावना धीरे धीरे कम होती जाती है। जी सर। और ये तो सर हमने बात करी इलाज की, और जैसे जब मतलब हमारे इसमें भारतवर्ष में यह देखा जाता है कि हम लोग इलाज तो करते हैं पर साथ में देसी इलाज पे भी विश्वास करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा ना कि जब स्टार्टिंग में कि जब किसी को दौरा पड़ता है तो सिर्फ वो परेशान नहीं होता है, बट आसपास के जो लोग खड़े होते हैं वो भी डर जाते हैं। तो अपने वहाँ जैसे किसी को दौरा पड़ा तो लोग कहते हैं कि चाबी पकड़ा दो, जूता सूंघा दो सर। तो जो मिर्गी के इससे बीमारी से जुड़ी हुई जो भ्रांतियाँ हैं सही, जो अंधविश्वास जिसमें लोग विश्वास करते हैं सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। जी निमिषा जी, ये भी एक बहुत प्रचलित समस्या तो नहीं कहूँगा, पर हाँ ये भी एक पैरेलल ट्रीटमेंट चलता रहता है इन मरीजों का, क्योंकि मिर्गी ग्रस्त जो मरीज़ और उनके तीमारदार होते हैं वो लोग कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हमारे मरीज के मिर्गी के दौरे किसी तरह कंट्रोल में आएँ। जिस वक्त मिर्गी का दौरा पड़ता है, बहुत कॉमन ये अंधविश्वास है जिसका कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं है कि लोग कोशिश करते हैं हाथ में चाबी या कोई धातु पकड़ाने के लिए, पर इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि इस वजह से दौरा रुकता है। आम तौर पे मिर्गी का दौरा जो है वो 4 या 5 मिनट में, हमारा ब्रेन इतना सक्षम है कि कुछ भी एबनॉर्मेलिटी होती है ब्रेन को पता लग जाता है ये ठीक नहीं है और इसको कंट्रोल करना है। तो इस तरह के दौरे 95% जो दौरे होते हैं वो अपने आप 4 या 5 मिनट में रुक जाते हैं। पर यहाँ मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन बोलूँगा कि अगर ये दौरा 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट तक चलता है तो आपको वेट नहीं करनी है और तुरंत किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन या कोई ट्रीटमेंट या किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो ये धातु हाथ में रखने का या मोजा सूंघाना, जूता सूंघाना, इस सब से कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि हाँ इससे दौरा रुक जाता है। इसी तरह लोग क्या करते हैं, तांत्रिक उपचार के पास चले जाते हैं, भूत प्रेत का साया मान लेते हैं और इसको, और उपचार छोड़ के ये लोग उस तरफ चले जाते हैं जहाँ इनको झाड़ फूंक और ऐसी विद्याओं में चले जाते हैं जहाँ पे फिर से कोई इसका तथ्य नहीं होता है। कई लोग ये मान के चलते हैं कि जो एपिलेप्सी या मिर्गी का दौरा है ये छूने से फैलता है या सांस से फैलता है, जैसे बाकी बीमारियां होती हैं जो छींकने से जब कीटाणु वातावरण में चले जाते हैं तो वो संक्रामक रोग जो होते हैं, ऐसा एपिलेप्सी के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। एकदम मरीज़ से रिलेटेड ही ये रोग है, बिल्कुल नहीं फैलता है। मरीज़ के साथ आप रह सकते हैं, वो अपनी दिनचर्या दिनशैली आपके साथ गुजार सकता है। इसमें कुछ भी अंधविश्वास क्या है, इसमें कुछ भी सोचने की बात ही नहीं है। और ऐसे मरीज़ आम पब्लिक के साथ, हम सब के साथ रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस जो है आपकी इस बात को सुनने के बाद अंधविश्वास में थोड़ा कम विश्वास करेगी। तो अगला सवाल सर मेरा आपसे है डॉक्टर मौर्य, कि जब मरीज़ संस्थान में आता है हमारे लोहिया संस्थान में, तो हमारे पास उससे जुड़ी क्या फैसिलिटीज़ हैं और हम किस तरीके का इलाज उसे उपलब्ध कराते हैं सर? जी, जब मरीज़ की डायग्नोसिस बन जाती है कि मरीज़ को सीजर आ जा रहा है, इसको एपिलेप्सी है, तो उसको दवाइयाँ, कुछ चीज़ों का परहेज़ हम लोग बताते हैं और दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। और कुछ केसेज में 3 मॉडलिटीज़ हैं बेसिकली, मेडिकल है और दूसरा सर्जिकल है और तीसरा जो होता है कि हम लोग उसको बताते हैं क्या सावधानी बरतनी है। तो हम लोग ऐसे लोगों से कहते हैं कि भाई दवाइयों की भी कई कैटेगरी, बहुत पुराने समय में फर्स्ट जनरेशन एंटीप्लेप्टिक ड्रग्स आती थी, उसके बाद में सेकंड जनरेशन एंटीप्लेप्टिक ड्रग है, आजकल थर्ड जनरेशन एंटीप्लेप्टिक। तो बहुत सारी दवाइयों का एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत नई नई तरह की दवाइयाँ और काफ़ी प्रभावी दवाइयाँ आ रही हैं, जिनका हम लोग मरीज की स्थिति को देखते हुए कि उसको कौन सी दवा सबसे बेहतर होगी, किस तरह का दौरा है, क्योंकि उसके भी कई तरह के प्रकार होते हैं, उसके आधार पर निर्धारित करते हैं कि मरीज को कौन सी दवा सबसे बेस्ट सूट करती है। फिर वो हम लोग देते हैं और उस दवा को हम लोग
पहली बार में एक मिनिमम टॉलरेबल डोज कहते हैं उसमें देते हैं, जिससे लगता है कि मरीज का अगर दौरा नियंत्रित हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग उसका दूसरी बार में तीसरी बार में डोज बढ़ाते हैं, और अगर उसमें भी नहीं कंट्रोल होता है कुछ केसेज में तो हम लोग दूसरी दवा को जोड़ते हैं। पुरानी दवाइयों में थोड़े साइड इफेक्ट ज़्यादा थे, लेकिन आजकल जो नई जनरेशन की दवाइयाँ आ रही हैं, सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन एंटीएपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं, उनकी इफिकेसी काफ़ी अच्छी है और उनके साइड इफेक्ट प्रोफाइल हम लोग हमेशा चिंतित रहते हैं कि अच्छा दवा मरीज लंबे समय तक दे रहा है, 2 साल तक 3 साल तक, कुछ मामलों में थोड़ा और लंबा चलता है, कुछ मामलों में 20-30 साल तक भी दवाइयाँ चलती हैं। तो ऐसे केसेज में सबको डर रहता है कितनी दिन तक दवा खाएंगे तो उसमें कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, तो और हमारे पास सेफर दवाइयाँ हैं। कुछ केसेज में दिमाग में अगर कोई ऐसी खराबी है जो MRI और CT स्कैन पे दिख रही है, जिसको ऐसा लगता है कि हम लोग अगर उसका ऑपरेशन करके उस हिस्से को निकाल दें तो मरीज का दौरा कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ऐसे केसेज में आजकल सर्जरी की भी सहायता ली जाती है। और नई मोडलिटी जब भी अपने देश में भी आने लगी हैं, जैसे वेगस नर्व स्टिमुलेशन हुआ और रिस्पॉन्सिव नर्व स्टिमुलेशन हुआ, वो भी टेक्निक नई नई आ रही है जिसमें दौरे को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिलती है। और साथ में मरीज को नियमित दवा खाने के लिए अगर वो अल्कोहल का सेवन करता है, शराब का सेवन करता है, वो कम कर दिया जाता है या बंद कर दिया धीरे धीरे उसको, क्योंकि उससे भी ये चीज़ें प्रेसिपिटेट हो जाती है दौरे कंट्रोल। अगर मरीज को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसको नियंत्रित करने के बोलते हैं। और कुछ सावधानियां बरतने के लिए कहते हैं, जैसे मरीज गाड़ी न चलाए, अगर उसका अचानक दौरा आ जाता है, ध्यान भटक जाता है या बेहोश हो जाता है तो दिक्कतें आती हैं। और नदी, पोखर, तालाब या स्विमिंग, इस तरह की चीज़ें इसका परहेज करते हैं। ये सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव जो होता है ट्रीटमेंट में आता है, तो इसके आधार पर हम लोग उसकी दवाई तय करते हैं और ज़्यादातर मामलों में मरीज का दौरा नियंत्रित हो जाता है और धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। ओके सर, एक सवाल जो अभी जस्ट आपकी बात सुनने पे मेरे जहन में आया वो ये है सर कि मिर्गी और फालिस का अटैक जिसे बोलते हैं, क्योंकि दोनों में जहाँ तक कि लगभग सेम सिम्टम्स रहते हैं, तो मतलब क्या दोनों एक चीज़ है या फिर अलग अलग होता है सर? एकदम थोड़ा सा फ़र्क क्या है जिससे हमें पता चलता है कि ये दौरा है और ये फालिस का अटैक है सर? थोड़ा सा प्रकाश उस पर डालें सर। जी, तो जैसा कि मिर्गी और फालिज का अटैक दोनों बिल्कुल एक तरह से कहिए कि डिफरेंट चीज़ हैं। फालिज में दिमाग में अक्सर या तो खून की नस में कोई धक्का जम जाता है या खून की नस फट जाती है, जिसके वजह से आमतौर पे देखा जाता है कि मरीज का एक तरफ का अंग, दाहिना या बायां, जिस तरफ दिमाग पे हुआ हो उसके अपोजिट साइड में वो अंग काम करना बंद कर देता है। दौरे में कई बार ऐसा होता है कि जब दौरा काफ़ी लंबे समय तक रह जाता है तो उसके बाद में जिस हिस्से से दौरा शुरुआत हुई है उसके बाद में दिमाग का वो हिस्सा कुछ देर के लिए जैसे कहते थक जाता है या सुस्त पड़ जाता है, तो वो अंग जो है काम करना कम कर देता है, लेकिन कुछ ही दिनों में, कुछ ही देर में मरीज को होश आ जाता है और उसकी ताकत जो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। हालांकि कुछ मामलों में जब जहाँ संदेह उत्पन्न होता है वहाँ पर हम लोग जांचों के द्वारा निर्धारित कर लेते हैं कि मरीज को ये दौरा पड़ा हुआ है या कि फालिज पड़ा हुआ है। आमतौर पे देखा गया है कि 20 से 30% लोगों में जिनको पहले फालिज हो चुकी है उनमें कई बार फालिज के इलाज के दौरान, कई बार उसके कई साल बाद में भी, क्योंकि दिमाग में घाव हो चुका है तो कई साल बाद में भी दौरा आने की संभावना हो जाती है। लेकिन इसका उल्टा नहीं कि किसी को अगर दौरा पड़ा हुआ है तो उसको फालिज पड़ जाएगी, लेकिन फालिज के लोगों में आगे चल के दौरा होने की संभावना रहती है। तो आपका ये जवाब सुनने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को समझ में आएगा कि आपके आसपास अगर किसी को दौरा पड़ रहा है तो वो एग्जैक्टली किस तरह की चीज़ है। तो दौरा पड़ने के बाद इंसान के वापस नॉर्मल होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं ज़्यादातर। और सर जैसे कि है कि ये दौरा कभी भी कहीं भी किसी को भी पड़ सकता है, तो जो हमारा जो पेशेंट या जिसको दौरा पड़ रहा है सर, दिनकर सर आपसे ये सवाल है मेरा कि अगर किसी को ये दौरा पड़ जाता है, मान लीजिए वो घर पर है या कहीं अपने ऑफिस पे है, वर्क प्लेस पर है या सड़क पे चल रहा है सर, तो उस दशा में, उस परिस्थिति में जो लोग आसपास वहाँ मौजूद हैं सर, उनको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, व्हाट एक्शन दे शुड टेक, इमीडिएट एक्शन व्हाट शुड बी टेकन बाय द पीपल? तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि जो दौरे हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और इसमें सबसे कॉमन दौरा जो मोटर दौरा जिसको कहते हैं और जो हमको एज जनरल पब्लिक पता है, जिसमें हाथ पैर ऐंठ जाते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, मुंह से फेना निकलता है, इस तरह के दौरे 90% दौरे इस तरह के होते हैं। तो अगर जनरल पब्लिक में, प्लेस में या घर पे इस तरह का दौरा आता है तो सबसे पहले तो जो तीमारदार हैं, जो घर पे आसपास लोग हैं या पब्लिक, सबसे पहले तो घबराना नहीं चाहिए। चीखना चिल्लाना शुरू कर देना उस सबसे कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें खुद संयम बना के रखना है। और क्योंकि ऐसे मरीज़ क्या होता है एकदम से गिर जाते हैं, क्योंकि होश खो बैठते हैं, चोट लगने का उनको संभावना होती है
और इतनी ज़ोर से शरीर उस वक्त ऐंठता है, हिलता है, तो सबसे पहले तो उनको आराम से आप लिटाइए और घर के आसपास या जहाँ पे वो हैं मरीज़, जहाँ पे उनको दौरा आ रहा है, वहाँ से जो भी घातक वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे नुकीली चीज़ कोई पड़ी है, किचन में काम कर रहा है कोई और चाकू या कुछ इस तरह का पड़ा है, तो उसको लिटा के उन सब चीज़ों को दूर कर दीजिए। उसके आसपास का वातावरण सेफ सेफ बना होना देना है, चाहिए, सेफ हाँ। होना चाहिए कि अगर वो जी। कहीं गिर रहा है कुछ है तो उसे वैसे चोट ना लगे। और अगर आपके सामने ही ऐसा एपिसोड हो रहा है तो एकदम से ऐसा नहीं होगा कि कोई गिरेगा, कोई ना कोई प्रक्रिया पहले होती है। तो मरीज़ आमतौर पे एकदम चीखते हैं, फिर आंख ऊपर ऐंठती है और फिर वो गिरते हैं। अगर घर पे जिनको ये दौरे बहुत आते हैं और पेरेंट्स को या भाई बहन को पता है कि ऐसे हमारे मरीज़ को दौरा आना है, तो जब ये प्रक्रिया हो वो उन्हें संभाल ले, पकड़ ले। दूसरा है कि ऐसे मरीज़, क्योंकि फेना निकलता है मुंह से, कई बार उल्टी आ जाती है, तो अगर जैसे सीधे लेटे रहेंगे तो वो कई बार उल्टी सांस की नली में चले जाती है, जिससे बाद में निमोनिया जिसको कहते हैं उसका होने का खतरा रहता है। तो इन मरीजों को जब वो दौरा आ रहा होता है तो सबसे अच्छा होता है इनको एक करवट पे रख लें और जो भी फेना आ रहा है वो लार की तरह बाहर निकलता रहे, ना कि शरीर के अंदर जाए। कई बार ऐसा होता है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनको कई बार शुगर एकदम कम होने की वजह से भी या एकदम ज़्यादा होने की वजह से भी दौरा आ सकता है। ऐसे में जिनके घर पे जिनको पता है कि हाँ हमारे पिताजी को, माताजी को, किसी को शुगर है, तो दौरा आ रहा है, तो आप ये वाली सावधानियां तो बरतिए, साथ में एक शुगर ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि अगर शुगर को हम नियंत्रित कर पाएँ तुरंत, जैसे दौरा आया उसके बाद जागरूकता आई, तो आप थोड़ा सा शुगर खिला दीजिए। बिल्कुल उस वक्त मुंह में कुछ नहीं डालना है। जिस वक्त दौरा आ रहा है बिल्कुल पानी या कुछ भी मुंह में नहीं डालें। जब दौरा ख़त्म हो जाए, मरीज़ थोड़ा शांत हो जाए और आपने देखा कि अरे शुगर तो पिताजी का इतना कम था, उस टाइम पे आप उन्हें कुछ शुगर या कुछ बिस्किट खिला दीजिए और फिर तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाइए ताकि इसका निवारण हो सके। कई बार इस तरह के दौरे आते हैं जिसमें हमें पता नहीं लग पाता है कि मरीज़ को किस तरह का दौरा आया है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग चाहते हैं कि ओपीडी में मरीज़ के तीमारदार हमको ये बताएं कि किस तरह का दौरा आ रहा है। अब उस वक्त, जिस वक्त मरीज़ को दौरा आता है उस वक्त इस तरह का वातावरण होता है कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता, पर फिर भी जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई लड़कियां या लड़के होते हैं यंग एज में बार बार बेहोश होने लग जाते हैं, एक दिन में 15 बार बेहोश हो गए। तो ऐसे में ये अच्छा रहता है कि कोई ना कोई उसका ख्याल तो रखिए मरीज का, पर अगर कोई जना उस टाइम पे एक वीडियो ले ले। हमें एक आजकल मोबाइल में स्मार्टफोन सबके पास हैं, एक छोटा सा भी 10 सेकंड का वीडियो भी अगर हम लोगों को ओपीडी में दिख जाता है तो हमको ये ज्ञात हो जाता है ये किस तरह का दौरा है या नहीं है, और उस हिसाब से हम लोग आगे की जांचें करवा सकते हैं। और अगर ये दौरा 5 मिनट 6 मिनट से ज़्यादा चलता रहे तो हाँ, फिर ये एक गंभीर तरीके का दौरा है जिसका हमको एकदम रोकना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है ब्रेन अभी, आपका जो दिमाग है वो इसको काबू में नहीं ला पा रहा है। तो इस केस में हम लोगों को तुरंत एम्बुलेंस बुला के नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लगा के दौरे को रोकना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं एज अ लेमैन सर, जो अभी मैंने एकदम आपसे जो सीखा वो ये है कि अगर किसी को दौरा पड़े तो उसे करवट पे लिटा देना चाहिए। यूजुअली हम उसे सीधा लिटा देते हैं और फिर इनको पोंछना शुरू कर देते हैं और सारी चीज़ें। तो अब जैसे कि सर मौसम बदलेगा, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, फिर गर्मी आएगी, तो लोग अचानक से बेहोश होना शुरू हो जाते हैं, तो और मिर्गी में भी बेहोश होते हैं और सारी चीज़ें। तो मेरा सर आपसे ये सवाल था कि क्या हर बेहोशी मिर्गी हो सकती है सर? बहुत ही अच्छा सवाल है कि हर बेहोशी मिर्गी हो सकती नहीं हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारी बेहोशी के और भी कारण होते हैं। उसमें से मुख्य कारण ऐसे होते हैं जैसे किसी को अचानक ब्लड प्रेशर डाउन हो, इसको सिनकोप कहते हैं। अचानक मरीज ने कुछ खाया पिया, किसी व्यक्ति ने कुछ खाया पिया नहीं, डिहाइड्रेशन हो गया है और गर्मी है, पसीना निकल रहा है, अचानक खड़ा है, दिमाग में खून कम पहुंचा। और कई बार बुजुर्गों में कुछ दवाइयाँ चल रही होती हैं जिसकी वजह से भी बीपी अचानक डाउन होता है, उसकी वजह से मरीज बेहोश हो जाते हैं। इसको सिनकपी कहते हैं। कई बार हार्ट की भी जैसे गति होती है नियमित रूप से चल रही होती है, और कई बार इस तरह की बीमारियां होती हैं खास करके बुजुर्गों में कि हृदय गति जो होती है कुछ देर के लिए रुक जाती है, उस दौरान भी दिमाग में खून कम जाता है, जिसकी वजह से लोग बेहोश हो जाते हैं। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि किसी मरीज का शुगर के लिए इलाज चल रहा होता है, डायबिटीज़ के लिए, उसका अचानक शुगर कम हो गया, वो भी बेहोश हो जाता है। जिसको अगर थोड़ी देर में अगर शुगर दे दिया था वो व्यक्ति सामान्य हो जाता है। कई बार इसी तरह से बदन में नमक की कमी हो जाती है, हाइपोनेट्रीमिया, उसमें भी कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं।
तो और आजकल जो हम लोग खास करके ओपीडी में देखते हैं कि जो यंग एज के बच्चे, लड़कियां खास करके हैं और कुछ लड़के भी हैं, जो पढ़ाई को लेकर के या किसी और माहौल के वजह से या उनका टेंशन किसी ने टेंशन प्रताड़ित किया हुआ है, हाँ, इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में बार बार आती हैं और जो उस समस्या को नहीं झेल पाते हैं, तो वो भी एक तरह की स्केपिंग टेंडेंसी होती है कि हम उस चीज़ को, उस तनाव को नहीं कोप कर पा रहे हैं, तो वो भी आंख बंद करके लेट जाते हैं। कई बार ये प्रक्रिया आधे घंटे, 1 घंटे, 2-2 घंटे तक चलती रहती है कि मरीज, और दिन में कई बार होता है। मिर्गी के लोगों में आमतौर में इस तरह नहीं होता है, कई बार मिर्गी के दौरे 3 से 5 मिनट में अपने आप खत्म हो जाते हैं। इन लोगों में कई बार ये दौरे बार बार बेहोश हो रहे हैं, कई देर तक बेहोश रहते हैं, फिर चुपचाप आंखें खोल करके उठते हैं, सारा काम कर लेते हैं। अगर असली दौरे आते हैं किसी को इतने देर तक, तो मरीज इतना जल्दी ठीक नहीं होता है। अक्सर जीभ कट जाती है, कपड़े में पेशाब छूट जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि स्यूडो सीजर या साइकोजेनिक नॉन इपिलेप्टिक सीजर, जिसको लगता ऐसा है कि मरीज बार बार बेहोश हो रहा है, उसको दौरा आ रहा है, लेकिन वो दौरा नहीं होता है, वो मानसिक तनाव की वजह से होता है। इसको पीएनएस कहते हैं। और बाकी जैसा कि और भी कारण होते हैं जो कि बहुत सूक्ष्म है और जिसके लिए बहुत डिटेल में अभी इस मंच पे वार्ता करना संभव नहीं है, कि भी आगे किसी एपिसोड में और भी कारण इसको हम बताएंगे। जी, अच्छा ठीक है। तो बहुत अच्छी दी जानकारी कि स्ट्रेस की वजह से भी लोग जो होता है उसमें भी बेहोश होते हैं और कई सारे रीजंस हो सकते हैं। तो मैं अपनी ऑडियंस से ये निवेदन करूंगी कि भाई किसी भी बेहोशी को मिर्गी मत मानिएगा और खुद डॉक्टर ना बन के प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइएगा। तो और दूसरी चीज़ जो डॉक्टर दिनकर आपसे सवाल है कि जब किसी को पता चले कि मुझे ये बीमारी है या सामने वाले को पता चले कि बीमारी है, तो कहीं ना कहीं उसको साइकोलॉजिकली ये असर पड़ता ही पड़ता है कि भाई अब मैं बीमार हूँ या फिर मुझे कभी भी झटके आ सकते हैं, दौरे आ सकते हैं। तो वो जो उसकी सामान्य जीवन शैली होती है सर, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है या फिर वो उसके साथ कैसे कोप अप कर सकता है। दूसरी चीज़ वो है सर कि जैसे मान लीजिए कोई शादीशुदा नहीं है, तो क्या ये बीमारी क्या उसकी शादीशुदा जीवन में कहीं कोई हिंड्रेंस पैदा कर सकती है या फिर दे कैन ऑल्सो लिव अ नॉर्मल लाइफ विद दिस बीमारी सर। हाँ, तो जैसे निमिषा जी ने पूछा कि इन मरीज़ों की जीवन शैली में क्या परिवर्तन लाना चाहिए, या किसी को पता लगा कि हाँ मुझे मिर्गी है, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा आघात तो होता ही है, थोड़ा सा शॉकिंग लगता है। पर ऑलमोस्ट 70% मिर्गी के दौरे जो हैं वो दवाओं से कंट्रोल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कुछ भी ऐसा महसूस हो, खुद मन में 100 विचार लाने से अच्छा है आप एक बार 15 मिनट के लिए अपने डॉक्टर्स से, न्यूरोलॉजिस्ट्स, मेडिसिन के जो डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, उनको कंसल्ट करिए। वो लोग जो आपको उपचार बताएं उसको लगातार कंटिन्यू रखिए और 60-70% केसेस में आप लोग सीजर फ्री रहेंगे। दवा कब तक खानी है, कैसे खानी है, दवा में क्या परिवर्तन करना है, इसका आप गूगल पे मत देखिए, आप अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से मत पूछिए, पर जो आपका डॉक्टर सलाह दे रहा है उसको फॉलो करिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के सीजर कंट्रोल में कोई बाधा नहीं आएगी। इसके अलावा दिनशैली में क्या क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में भी डॉक्टर्स आपको आपके किस तरह के दौरे हैं उस प्रकार आपको सलाह दे सकते हैं। हमारी कंट्री में ड्राइविंग को लेके ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, पर जैसे विदेश कंट्रीज़ में या वेस्टर्न वर्ल्ड में लाइसेंस रेगुलेशंस में आता है कि आपको मिर्गी है तो आपको लाइसेंस इशू नहीं होता है। पर हमारी कंट्री में डॉक्टर्स आपको हमेशा ये सलाह देते हैं, हम भी अपने मरीज़ों को सलाह देते हैं कि दौरा आने से 6 महीने से 1 साल तक किस प्रकार का आपको दौरा है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, ड्राइविंग मत करिए क्योंकि ये आपके लिए भी घातक है, और अगर ऐसा सामने वाले के लिए कुछ एक्सीडेंट हो जाए और कुछ बड़ा हो जाए, तो इसलिए ड्राइविंग हम लोग भी अपने मरीज़ों को कभी प्रमोट नहीं करवाते और इनफैक्ट उनको रोकते हैं और उनके तीमारदारों को कहते हैं कि ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसी तरह से बच्चे जो स्कूल में होते हैं जिनको इस तरह के एपिसोड्स होते हैं, उनको स्विमिंग या तैराकी नहीं करनी। लेडीज़ जो घर पे किचन में खाना बनाती हैं तो उनको ये हिदायत दी जाती है कि आप खाना बनाइए, आग के पास काम करिए, पर कोई ना कोई ऑब्जर्व करता रहे आपको। ऐसा ना हो कि दौरा आने की वजह से आप जल जाएं या आपको दौरे का तो नहीं पर और कुछ शरीर में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसका इलाज अलग से करना पड़े। जहाँ तक बात रही शादीशुदा ज़िंदगी की, तो जैसा मैंने शुरू में बताया था, बच्चों में होने वाले दौरे 10% से भी कम होता है कि ये अनुवांशिक होती है मिर्गी की बीमारी। तो जो एपिलेप्सी होती है वो
परिवारों में जाती है, पर उस तरह के सीजर्स बहुत ही कम होते हैं। तो आम तौर पे जो कारण हैं सीजर्स के, जैसे कि हमने बोला वो पत्ता गोभी की बात की थी, और ये हुआ था कि हम गंदी सब्जियां खाते हैं जिसमें कीड़े रहते हैं, या दिमागी बुखार की वजह से झटका आ रहा है, या चोट की वजह से झटका आ रहा है, या ट्यूमर या गांठ की वजह से झटका आ रहा है, ये सब आनुवांशिक नहीं है। तो इसमें आप नॉर्मल फैमिली व्यतीत कर सकते हैं, नॉर्मल फैमिली अपनी गुजार सकते हैं, बेबीज़ पैदा कर सकते हैं, बेबीज़ हेल्दी रहते हैं, बेबीज़ को एपिलेप्सी का कोई रिस्क नहीं रहता है। अगर आनुवांशिक है, अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है एपिलेप्सी की, वो भी आपके डॉक्टर्स को आप बताइए। उसका भी आज के टाइम में जेनेटिक टेस्टिंग होती है, जेनेटिक काउंसलिंग होती है, और इसका एक और डिटेल कभी हम लोग एक और पॉडकास्ट करेंगे कि जेनेटिक दौरों को कैसे हम आगे मैनेज कर सकते हैं। पर आज के एपिसोड में मैं इतना कहना चाहूँगा कि इवन जेनेटिक एपिलेप्सीज जो होती हैं, इनका भी काउंसलिंग के ज़रिए हम लोग कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। सर, तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि शायद मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ आपसे सर, जी, कि जी, क्या जी। हम मिर्गी को बीमारी कह सकते हैं? मिर्गी को बीमारी, मिर्गी एक लक्षण है निमिषा लक्षण जी। है हाँ, बेसिकली। मिर्गी एक लक्षण है। वो लक्षण किस बीमारी की वजह से है, हमको वहाँ तक पहुँचना वहाँ होता तक है। पहुँचना होता तो है। जैसा हमने बताया, हमेशा उस तक हम नहीं पहुँच सकते, पर ये ऐसे है जैसे किसी को बुखार हुआ। अब बुखार की तो बहुत सारी बहुत जांचें सारे हैं, reasons पर अगर हैं। हमने एक पैरासीटामोल से उसका बुखार ठीक कर दिया, ठीक उसकी है, तो जीवन शैली नॉर्मल हो। तो मतलब अगर ये इस लक्षण के साथ अगर कोई है भी तो वो अपना जीवन नॉर्मली व्यतीत कर जी। सकता है। सर, तो ये तो हमने बात की थी कि अगर किसी को कुछ है, बीमारी मिर्गी है, तो वो कैसे अपना जीवन बिता सकता है। लेकिन एक होता है ना, हमारे वहाँ फैमिली सपोर्ट सिस्टम सर होता है। तो आप दोनों में से कोई भी इसका आंसर दे सकता है कि जैसे उसके जो साथ में उसके परिवार वाले होते हैं, तो वो तो एक मेंटल स्ट्रेस उसके लिए होता ही है, और वो उसके साथ रहता है कि हम, मेरे को ये बीमारी है। लेकिन उसके आसपास के जो लोग हैं, जो उसकी फैमिली है, चाहे वो उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, स्पाउस है, या उसके फ्रेंड सर्कल है, वर्क प्लेस पे कलीग्स हैं, सर उनको, उनके लिए कैसा बिहेवियर होना चाहिए, या क्या एटीट्यूड होना चाहिए उनका सर? तो हाउ कैन दैट पार्ट हेल्प द पेशेंट टू कम आउट ऑफ ऑल दिस, या फिर इन लक्षणों के साथ वो अपने आसपास के माहौल के साथ रह सके अच्छे से सर? आज के समय में जैसा अभी हमने चर्चा किया है कि एपिलेप्सी की बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, और ऐसा देखा जा रहा है कि 60 से 73% लोग एक ही दवाई पर, सिंगल ट्रीटमेंट, जैसे सिंगल मेडिसिन पे ही उनका एपिलेप्सी पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि हम लोग 50 से 60% लोगों में ऐसा देखा गया है कि हम लोग दवाइयों को पूरी तरह बंद कर देते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो काफ़ी बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो ट्रीट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये भी है कि हम, जैसे किसी को एपिलेप्सी हो गई, मान लीजिए किसी को शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गई जिसको हम लोग कहते हैं, शुगर की बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, उसको भी जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। उसी तरह से ये भी एक बीमारी है जिसमें कुछ केसेज में 2-3 साल तक दवाई खानी पड़ती हैं, कुछ केसेज में अगर बीमारी गंभीर है तो और लंबा इलाज चलता, तो वो भी, ये भी एक सामान्य अदर और बीमारियों की तरह से एक बीमारी है जिसका इलाज करना चाहिए। और दवाइयाँ अच्छी हैं और उनके दुष्प्रभाव काफ़ी कम है, हम लोग उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो आदमी को बहुत निराशाजनक वातावरण में नहीं रहना चाहिए, और उसको हमेशा स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर ये तकलीफ हो गई है तो अच्छी बात यह है कि इसका काफ़ी हद तक इलाज आ चुका है, और उसको हम इलाज करेंगे तो मरीज की ज़िंदगी और लाइफ जो होती है काफ़ी अच्छी हो जाती है, और अपना एक अच्छा जीवन जो है व्यतीत कर सकता है। और बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियों को भी जो है दौरे की बीमारियां रह चुकी हैं, जो जीवन में काफ़ी प्रगति किए हैं, काफ़ी अच्छा नाम किए हैं, जो कि आजकल देखते हैं हमारे इंटरनेट पे उपलब्ध भी हैं, उसके बारे में लोग जान सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और जीवन में काफ़ी सफल रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम किए हैं। तो इस तरह से अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना करके रखें किसी चीज़ को लेकर के। और विज्ञान में नित्य नए दिन तरक्की हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो जो चीज़ें कठिन हैं उनको भी विज्ञान धीरे धीरे उनके ऊपर विजय प्राप्त कर रहा है। आने वाले समय में उन सब चीज़ों को भी काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल किया जाएगा। तो इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जीवन में रहें और आगे बढ़ें।
तो मतलब ये इन अ नटशेल कि बी पॉजिटिव टुवर्ड्स पेशेंट को, तो खुद के लिए पॉजिटिव रहना ही है, जो उसके आसपास लोग रह रहे हैं उनको भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसके साथ रहना है। तो क्योंकि हम सर आरएमएल में काम करते हैं और ये हमारे आरएमएल का यूट्यूब चैनल है और ये पॉडकास्ट हम आरएमएल के डॉक्टर्स और आरएमएल के एम्प्लॉयज़ मिलके, तो आरएमएल में सर हमारे लिए क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इस तरह के पेशेंट्स के लिए, क्या हम स्पेशल क्लिनिक्स चलाते हैं, उनके डेज क्या हैं, तो उसके बारे में सर थोड़ा विस्तार पूर्वक हमारे व्यूअर्स को बताइए, जैसे कि वो उसी हिसाब से अगर उनको इलाज कराना है तो वो यहाँ पे आ सके सर। जी, हमारे यहाँ न्यूरोलॉजी विभाग में रिफ्रैक्टिव एपिलेप्सी क्लिनिक के नाम से एक क्लिनिक चलती है, जिसमें रिफ्रैक्टिव एपिलेप्सी एक तरह की एपिलेप्सी होती है जिसमें मरीज को अगर उसकी बीमारी सही है, उसका सटीक डायग्नोसिस बन चुकी है, निदान हो चुका है और 2 दवाइयाँ देने के बावजूद भी अगर उसको दौरे आ जाते हैं आने वाले समय में, तो ऐसे लोगों को हम लोग एक तरह से रिफ्रैक्टिव एपिलेप्सी कहते हैं, उसके लिए एक स्पेशल क्लिनिक चलती है। तो सबसे पहले अगर किसी को भी, क्योंकि वो क्लिनिक तो सप्ताह में एक बार चलती है और वो दोपहर के बाद चलती है, 12 बजे के बाद चलती है। वो सप्ताह में सर वो दिन सप्ताह में बुधवार के दिन वो क्लिनिक चलती है। लेकिन सामान्यतः मरीज किसी के भी ओपीडी में आ जाता है तो वो आकर के किसी की ओपीडी में सलाह लेता है और डॉक्टर उसको देख करके डायग्नोसिस बना करके और इलाज लिख देते हैं। अगर वो सिंगल ड्रग पे कंट्रोल हो गया या डोज बढ़ाने के बाद में कंट्रोल हो गया तो अपने डॉक्टर को वो दिखाता रहता है और उसका दौरा कंट्रोल रहता है। लेकिन अगर उसको ऐसी चीज़ है जिसमें बार बार दौरे आने की संभावना होती है, दवाइयों के 1-2 दवाइयाँ देने के बाद में भी इसका दौरा नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो उनको फिर जो है कोई भी डॉक्टर जो हमारे न्यूरोलॉजी विभाग में है वो रिफ्रैक्टिव एपिलेप्सी क्लिनिक में रिफर कर देते हैं। फिर मरीज का वहाँ पर जो होता है एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है और वहाँ पर फिर उसको हमेशा जो है वहाँ पर अपॉइंटमेंट दिया जाता है और वहाँ पर बुला करके अलग से उसको देखा जाता है। तो इस तरह की फैसिलिटी हमारे यहाँ बुधवार के दिन। तो अंत में सर मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो हमारे मिर्गी के जो मरीज हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या इस तरीके का है कि वो क्या प्रिकॉशंस रखें जी? अंत में सबको मैं यही सलाह देना चाहूँगा, जो भी इस बीमारी से ग्रसित लोग हैं वो अपने डॉक्टर को दिखा करके उनके द्वारा बताई हुई दवाइयों को नियमित रूप से सेवन करें। कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि अचानक दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, बंद हो गई हैं और मरीज को दौरे पड़ जाते हैं, घर में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है और जितना दवाइयों को कंटिन्यू करने में खर्चा लगता है उससे ज़्यादा खर्चा मरीज को हॉस्पिटल ले जाकर के ट्रीटमेंट करने में, कई बार इसमें लंबे समय तक दौरे पड़ जाते हैं तो जान को खतरा भी होता है। ऐसे लोगों को दूसरी सलाह मेरी है कि वो प्रॉपर 6 से 7-8 घंटे की नींद होती है, हालांकि वो उम्र के साथ में वेरी करती है, तो 7-8 घंटे की भरपूर नींद लें, दवाइयों को नियमित रूप से खाते रहें और बिल्कुल बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव न लें। अगर कोई लोग किसी शराब या किसी अन्य चीज़ का सेवन करते हैं तो उन सब चीज़ों को धीरे धीरे कम करके और उसको पूरी तरह से बंद कर दें और नियमित रूप से डॉक्टर को दिखाते रहें, चेकअप करते रहें, हेल्दी लाइफ अपना जिए और ऐसा मान के चलें कि हमको भी एक किसी तरह की, जैसे बाकी बीमारियां उसी तरह की एक बीमारी है जो दवाई के द्वारा कंट्रोल हो गई है। ठीक है, इस पॉजिटिव माइंड के साथ में, माइंडसेट के साथ में जो है जीवन में आगे बढ़ें और अच्छा काम करें। तो मतलब की टू हेल्दी लाइफ विथ ऑल द सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी इज द हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट विच मेडिकेशन विच शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। तो एक रिक्वेस्ट और है सर कि ये पॉडकास्ट बहुत ही, मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस के लिए, लगता है कि पूरा विश्वास है मुझे कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, उनको 110% बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू फॉलो इट इन देयर लाइफ ऑल्सो, रूटीन लाइफ। और बस एक रिक्वेस्ट और है सर कि मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके जो फ़ैन फॉलोइंग अब इससे होने वाली है उनसे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ आपके अपने इस चैनल को वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा निमिषा जी ने बताया कि ये पॉडकास्ट हमारे आरएमएल इंस्टीट्यूट की तरफ से एक मुहिम है इन बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, और हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से ज़्यादा मरीज़ जो इन बीमारियों से ग्रस्त हैं वो आके हमसे परामर्श लें, अपने घर के आसपास किसी डॉक्टर से परामर्श लें। और उसके लिए मैं चाहता हूँ आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद सर। आप भी इन सब चीज़ों को फॉलो करिए। धन्यवाद। तो मेडिकेशन को फॉलो करने के साथ साथ प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक करिए और फॉलो करिए। मिर्गी कोई अभिशाप नहीं है, यह एक लक्षण है और इसका चिकित्सीय स्थिति है और ये इसका उपचार हमारे पास उपस्थित है, मौजूद है
और अगर सही समय पे इसका इलाज किया जाए और सही तरीके से किया जाए और सही समय सारणी से किया जाए तो इंसान ठीक हो सकता है। और इसी के साथ मैं निमिषा आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, और धन्यवाद इस बात का भी कि आप हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहें और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।